वो आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? और हम आगे काम शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया था? बताओ क्या कर लिया था, बोलो। जल्दी से 1833 का कानून बता दो मुझे, क्या था? 1833 का जो एक्ट था वो क्या था, फटाफट बता दीजिए। 1833। 1833 हम लोग कर चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग कर चुके हैं 1781 का, फिर 1784 का, फिर 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस देखा, फिर 1793 का चार्टर एक्ट है ना, ये चार्टर था, रेगुलेटिंग एक्ट था। ये चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट है। फिर 20 साल के बाद फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। फिर हमने किया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में हम क्या कर रहे थे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट में स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखा कि जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, अब मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हैं। क्लास नहीं चल रही? प्रमिला, चल रही है क्लास, तभी आप मुझे मैसेज कर पा रही हैं। दिल्ली का बैच अभी रह रहा है भैया, ये फोल्डर बनाना। वाह, क्या उत्तर दिया संतोष ने। मैडम एक्ट कर रहे थे। शुक्र है तुमने ये नहीं लिखा मैडम पॉलिटी कर रहे थे, हैं? पॉलिटी की क्लास में मैडम पॉलिटी कर रहे थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको पता है कि कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बन गए थे, ये हमने देखा था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। और यहीं पे हम लोगों ने ये देखा कि एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ये हो चुका है। यानी कि यहाँ पे जो बॉम्बे है और जो मद्रास है, उससे हर तरीके की शक्ति छीन ली गई है। उसे कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली है। और वो सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी है कि ये और इसकी टीम जो है वो सारे कानून बनाने का काम करेगी। ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे जो है हमने ये देखा कि ओपन सिविल सर्विस की कोशिश की थी, लेकिन ये फेल हो गई। अब ये ओपन सिविल सर्विस कैसे होते थे ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हेल्बरी कॉलेज था लंदन का, वहां से जो लोग डिग्री करते थे और जो फेवर करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, या जो उनके ही हक में होते थे, जो उनके प्रति लॉयल होंगे, उसी को ही वो इंडियन सिविल सर्वेंट बना देते थे। और यही ताकत कंपनी के हाथ में सबसे बड़ी अब तक थी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके हक का बंदा है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट चाहे कुछ भी करती रहे, जब तक डीएम इनके हक का है तब तक कुछ भी नहीं उखड़ सकता इनका, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इनके हाथ में है। ठीक है, तो और क्या हुआ यहाँ पे? आपने हमने ये सारी चीजें देख ली थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज है ना, वो सिविल सर्विसेज दो तरीके से बांटी हुई थी। एक को बोलते हैं हायर सिविल सर्विस, उच्च उच्च सिविल सर्विस, ठीक है। और एक थी लोअर सिविल सर्विस। इंडियंस लोगों को जो लगाया जा रहा था ना, वो लोअर सिविल सर्विस में लगाया जा रहा था, यानी लोअर पद पे रखा जा रहा था, क्लर्क जैसे टाइप का। ठीक है, निम्न सिविल सर्विस। इसको क्या कहा जाता है पॉलिटी की भाषा में? इसको कहते हैं कॉविनेटेड। ठीक है, कॉविनेटेड, कॉविनेंटेड। और ये अनकॉविनेंटेड था, अनकॉविनेंटेड था। तो इस तरीके से दो तरीके से ये पद बांटे हुए थे सिविल सर्विसेज के अंदर भी। हायर वाली अंग्रेज लेते थे, लोअर वाली भारतीयों को देने की बात हो रही है, लेकिन ये भी फेल हो गया था। और साथ में यहाँ पे क्या हुआ था? मोनोपोली खत्म कर दी, चाय और चाइना के साथ ही छोड़ दी, मोनोपोली खत्म कर दी। अब देखते हैं हम इसके आगे क्या होता है। 20 साल बीत जाने के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट, एक तो जो चीज फेल हो गई थी 1833 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम को ओपन करने की, वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम अब ओपन कर दिया गया फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए, सभी के लिए जो है वो 1813 में मोनोपोली खत्म कर दी सविता, ठीक है, लेकिन वो चाय और चाइना छोड़ दिया था। 33 में कंप्लीटली मोनोपोली एबोलिश कर दी है।
चाय और चाइना का ट्रेड भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम्हारे अलावा कोई और करना चाहे तो कर सकता है। वजह मैंने बताई थी, यूरोप से मुनाफा इनको मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ही मुनाफा ये कमाएंगे। और मुनाफा कब होगा? जब एक की जगह बहुत सारी कंपनियां भारत में घुसेंगी और व्यापार करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो एकाधिकार है वो शुरू समाप्त कर दिया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या किया? ओपन सिविल सर्विस फॉर ऑल कर दिया। मतलब ये इंट्रोडक्शन कर दिया कि भाई अब हम जो सिविल सेवा की परीक्षा है फॉर ऑल, ये हम सारे भारतीयों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन वाले देंगे या सिर्फ भारत वाले देंगे, अब ये सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, 1854 में अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुकी है इस चीज की, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई ठीक है, अब हम सिविल सर्विस का एग्जाम सबके लिए कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे? तो 1854 में लॉर्ड मैकॉले की कमेटी बैठेगी। लॉर्ड मैकॉले बताएंगे कैसे क्या होगा। तो लॉर्ड मैकॉले कमेटी के अकॉर्डिंग अब ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो 1853 से लिए जाने लगे। ठीक, उसके बाद और क्या होता है 1853 के अंदर? और क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना, ओपन सिविल सर्विस को। अब जो चार्टर 20-20 साल के लिए रिन्यू किए जा रहे थे, जो चार्टर 20-20 साल के लिए रिन्यू किए जा रहे थे, अब सरकार ने, यानी कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की क्राउन है, अब उसने ये सोच लिया कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल हम इसके ऊपर शिकंजा कस लेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि अब जो ये चार्टर है, आप कंपनी को क्या अलाउ कर दिया? आप इनडेफिनेट टाइम तक काम कर सकते हैं। आप इनडेफिनेट टाइम के लिए काम कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा कि आप अनिश्चित समय के लिए काम कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम ये तो अच्छा हो गया ना, पहले तो सिर्फ 20 साल के लिए कह रहे हैं, अब अनिश्चित समय के लिए कह रहे हैं, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए कह रहे हैं। पर ये बुरा भी है, समझो। अनिश्चित समय का मतलब ये नहीं है कि 50-100 साल, इसका मतलब है क्या पता 5 दिन में दुकानदारी बंद करवा दे। तो ऐसा लिख दिया कंपनी के लिए इस चार्टर में, अनिश्चित समय के लिए फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। कंपनी को चिंता हो गई, क्योंकि आप देखो 1773 से कंपनी की शक्तियां धीरे 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 ब्रिटेन की पार्लियामेंट अपने हाथ में ले रही है। अब यहाँ पे कंपनी को पता लग गया भैया ये कुछ तो गड़बड़, कुछ तो बड़ा होने वाला है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अनिश्चित समय के लिए कंपनी का रूल जो है यहाँ पे लिख के दे दिया चार्टर के अंदर। और क्या होता है 1853 में, इसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप इसमें समझना, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि काम बांटे जा रहे थे। फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके काम बांट दिए, जैसे कि ये तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काम है और ये तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काम है। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना, ये तो तुम्हारा लॉ फॉर्मेशन का काम है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर यानी कानून को लागू करना, ये चीज तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काम है, कानून लागू करना। तो इस तरीके से काम पहली बार बांटे गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। पहली बार काम का बंटवारा हो रहा था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। ठीक, उधर आप ये देखना, लेजिस्लेटिव काम के लिए 6 नए मेंबर इनकी टीम में ऐड कर दिए। कानून बनाने के लिए 6 न्यू मेंबर्स जो है वो इनके लिए ऐड कर दिए। इस पॉइंट को याद रखोगे। ठीक है, नए मेंबर्स इनकी टीम में ऐड कर दिए 6 कि ये तुम्हें कानून बनाने में मदद करेंगे। ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम हो रहा है जी 1853 में। और जो ये 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव कमेटी बनी है, 6 मेंबर की, ठीक है, जिसका हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, इसी को ही मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। जो आज के दिन आप संसद का रूप देखते हो ना, वो यही है, मिनी पार्लियामेंट का रूप इसको दिया गया, मिनी पार्लियामेंट इसको कहा गया, यानी छोटी संसद इसको कहा गया। इसको आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हो, यानी केंद्रीय विधायी परिषद भी कह सकते हो। मैं इसके और नाम बता देती हूँ। ठीक है, इसी को ही आप मिनी पार्लियामेंट कह रहे हो, इसी को ही आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे हो, जैसे आज के दिन हमारी संसद है। ठीक है, क्योंकि संसद का काम भी क्या है? कानून बनाना। और पहली बार हो रहा था कानून बनाने का काम अलग किया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की टीम को
ये कहा जा रहा है कि तुम बंदे तो ये करोगे, तुम बंदे ये करोगे। तो इसी को ही मिनी पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय या भारतीय विधायी परिषद, हिंदी वाले कहेंगे केंद्रीय या भारतीय विधायी परिषद का नाम इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया गया, जिसके अंदर अभी 6 नए मेंबर ऐड किए हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके लीडर रहेंगे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे आप एक और चीज देखना, इन 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो ऐड किए गए हैं, जो ये 6 नए मेंबर ऐड किए गए हैं, इन 6 नए मेंबर्स में से 6 न्यू मेंबर्स में से 4 लोग कहां से थे? 4 लोग बंगाल के लोकल गवर्नमेंट से थे। 4 लोग जो हैं वो लोकल यानी कि प्रोविंसेस से थे, प्रांतों से थे। यानी जैसे गवर्नर थे ना जहां पे, आज के दिन जैसे राज्यपाल है या राज्य जिसको कहते हैं, आज के दिन भी तो यही है कि हरियाणा राज्य से इतने लोग हैं संसद में, पंजाब राज्य से इतने लोग हैं। पहले भी क्या किया, इन 6 में से जो 4 सीटें हैं वो प्रोविंसेस यानी प्रांतों से भर दी। ये प्रांतों के कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन से प्रांत की सीट थी इनमें? एक थी बंगाल की, एक थी बॉम्बे की, ठीक है, एक थी मद्रास की और एक थी आगरा की। तो ये 6 कुर्सियों में जो ये 6 कुर्सी रखी, इन 6 कुर्सियों में से एक बंदा बंगाल का बिठा दिया, एक बॉम्बे का, एक मद्रास का और एक जो है वो आगरा का, एक आगरा का। तो इस तरीके से जैसे आज के दिन आप देखते हो लोकसभा में हरियाणा के 10 बंदे हैं, राज्यसभा में 5 बंदे हैं, पंजाब के इतने हैं लोकसभा और राज्यसभा में, बिल्कुल इसी तरीके से जो ये 6 नए मेंबर आए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा की एक एक सीट यानी 4 सीट जो है, 4 मेंबर जो है वो यहां के चुन लिए गए। ठीक है, इस बात को याद रखोगे, ये आगे एक्सपैंड होते जाएंगे और अंत में यही चीज संसद का रूप लेगी। जल्दी बताओ। हाँ, वोट का कोई राइट नहीं है, वोट का कोई राइट नहीं है। सना, ये हमारी एकेडमी का नंबर है 8168328069। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ सवाल है, कुछ परेशानी है, कुछ भी मदद अगर हमसे चाहिए तो आप इस नंबर पे सुबह 9 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हो। और आपको पता है बाकी बैचेस भी लाइव चल रहे हैं, ठीक है, एचटेट का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, पंजाब मास्टर कैडर का, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर कैडर, ये सारे बैचेस लाइव चल रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? एम लक्ष्मीकांत बुक करके आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम इस बुक की एक एक लाइन को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए इस किताब में, लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरी करवाऊंगी। पूरी इन द सेंस जो टॉपिक्स अपने होते हैं, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ही नहीं, यानी कि जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं, वो पर्टिकुलर यूपीएससी का कैंडिडेट ही करता है, ठीक है। चलो, 14 क्लास हो चुकी है हिस्ट्री की वर्षा। अभी आगे देखते हैं, ये लोकल प्रोविंसेस 4 मेंबर्स, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, ये आपने देखा। अब होता क्या है? अब होता है 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति होती क्यों है? बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, ठीक है, तात्कालिक कारण है, आर्थिक कारण है, बहुत सारे कारण है, राजनीतिक कारण है। सबसे बड़ा कारण है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत। मतलब कि इन अंग्रेजों ने क्या किया, कंपनी वालों ने क्या किया, भारतीयों को हर तरीके से परेशान कर दिया। किसान को, जमींदार को, राजा रानियों को, आम जनता को, व्यापारियों को, आर्टिसंस को, जो हाथ से शिल्पकार हैं उनको, हर किसी व्यक्ति को परेशान कर दिया। अब सारे क्या करेंगे? बैकएंड में और क्या चल रहा है? ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, आपको पता 1853 में जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो चलने लग गई थी, ट्रेन चलने लगी थी। तो जब आपस में एक ही बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसान भी कह रहा है यार बड़े परेशान है, टैक्स 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 यानी महसूली मांगते रहते हैं, सारे दिन टैक्स ही मांगते रहते हैं। अब की बार तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी हमारे से मारपीट करके इतना सारा पैसा, इतनी सारी उपज हमसे ले गए हैं। एक रो रहा है यार ये जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। जमींदार कह रहे हैं मेरे पास छोड़ते ही नहीं है कुछ। यानी जब आपस में बातें हो रही है, शिल्पकार कह रहा है मशीनी व्यापार कर रहे हैं, ये मशीनों से सारा सामान करने लगे हैं, हमारे हाथों का सामान तो अब बिकता ही नहीं है,
ठीक है, उधर राजा रानी परेशान है, वो ट्रेन में तो क्या करेंगे, उनकी तो पालकियां चलती थी हाथी घोड़ों की, लेकिन राजा रानी आपस में परेशान है। अच्छा, विलय का सिद्धांत आ गया, सब्सिडरी अलायंस आ गया, इतनी सारी चीजें आ रही है, यानी कि हर बंदा परेशान है। और जब उन बंदों की आपस में वार्तालाप हुई तो पता लगा सबका कॉमन दुश्मन कौन, सबका कॉमन दुश्मन अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स। अब होगा क्या, उधर तात्कालिक कारण यानी वो चर्बी वाले कारतूस जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, मंगल पांडे का एक्शन जिसके कारण मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को युद्ध का बिगुल बज जाता है और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में ये फैलने लगता है। अब फैलने लगता है, 1857 की क्रांति कैसे ना कैसे करके अंग्रेजों ने दबा तो दी, लेकिन अब रानी क्रोधित है। बोले ऐसा क्यों परेशान कर रहे हो तुम इन्हें, मतलब अगर करना ही है तो डिप्लोमेटिक वे में करो, ऐसी पावर अपने हाथ में करो कि कल को ये फिर से खड़े ना हो सके। तो अब बोली कि मेरे को अपना शासन लाना होगा। तो अब होता क्या है, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का कानून आएगा, 1858 का, इसको कहेंगे गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट यानी अब हमको मूर्ख बनाया जा रहा है कि देखो अब तुम्हारे देश में अच्छा शासन होगा, सुशासन का कानून। ठीक है, आप इसको एक्ट ऑफ 1858 कह दीजिए, 1858 का अधिनियम कह दीजिए, या सुशासन अधिनियम कह दीजिए, ये सारी चीजें। अब यहां पे हुआ क्या, इलाहाबाद के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी रूल समाप्त, कंपनी का पैकअप कर दिया, कंपनी रूल समाप्त, पूरी तरीके से समाप्त, अब कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी नहीं है, अब कंपनी रूल समाप्त। तो रूल किसका शुरू हो गया, नाउ रूल्ड बाय क्राउन। क्राउन कौन, रानी, यानी जो रानी है वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई, वो भारत की महारानी बन गई अपने आप ही, हमने तो स्वीकारा भी नहीं था। अब वो जो क्राउन रूल है वो शुरू हो गया। आप देखना ये पूरा दौर जो है हम कैसे बांटते हैं, 1773 से लेके 1857 तक का जो समय है उसको कंपनी रूल कहते हैं। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी जो करेगी, ठीक है। और 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय चलेगा वो क्राउन रूल चलेगा, यानी कि ब्रिटेन की रानी खुद अपने हाथ में ले लेगी सब कुछ और इस कंपनी को भगा देगी यहां से, यानी कंपनी रूल हो गया समाप्त। अब क्राउन रूल शुरू हो चुका है, यानी कि अब रानी करेगी जो करेगी। सबसे पहले तो जो पिटाई हुई है उसको समझेंगे कि ऐसा हुआ क्या। बोले कि इनसे इनके राज्य ले लिए कंपनी ने, तो रानी ने क्या कहा, नो नो नो, ऐसा मत करो, राज्य क्यों ले रहे हो, हमें तो अच्छा शासन लाना, हमें तो गुड गवर्नेंस लानी है। ऐसा करो, इनको प्रॉपर्टी राइट्स दो, इनके संपत्ति के अधिकार दो। तो प्रॉपर्टी राइट्स की श्योरिटी दे दी। बोले बाद में देखेंगे, कानून अपने हाथ में ये बनाना, फिर बनाएंगे कुछ। प्रॉपर्टी की गारंटी दे दी भारतीयों को और कहा जिन्होंने डायरेक्टली किसी की मृत्यु की है, यानी कि 1857 में अगर डायरेक्टली किसी का वध किया है, हत्या की है किसी अंग्रेज की, तो उसको तोप पे आगे लगा के और उड़ा दिया। लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से जितने भी लोग जेल के अंदर बंद थे उन सबको रिहा कर दिया, बोले आपको आजाद करते हैं। और जो शहंशाह हिंदुस्तान था उनको रंगून भेज दिया। और रानी अब क्या कह रही है, मैं अच्छा शासन लाऊंगी, अब देखना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये क्या करेगी, बोली कंपनी भगाओ। वो इधर दो ब्लॉक्स बैठे हैं, एक ब्लॉक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो कह रहे हैं हम क्या करें, फिर कंपनी ही नहीं रही, यानी डायरेक्टर भी भाग जाएंगे। यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट है, जो दोहरी सरकार आई थी, अब वो हट गई है। यानी बीओसी जो आपने पढ़े थे 1784 में, और सीओडी यानी विलियम पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो आपने पढ़े थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण वाला जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये अलग अलग बट बनाए थे ना हम लोगों ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कहा था कि तुम्हें सिर्फ प्रशासनिक कार्य देखने हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा था कि मिलिट्री, सिविल, इकोनॉमिक सारे काम तुम देखोगे। तो इन दोनों को ही अब उड़ा दिया, बोले ऐसे कोई संस्था नहीं रहेगी क्योंकि अब कंपनी ही नहीं रही। तो बोले देश को देखेगा कौन, बोले देश को देखेंगे ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका नाम बदलो और इस पद को कहो वायसराय ऑफ इंडिया। इस पद को क्या कहो, वायसराय ऑफ इंडिया, ये पद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया।
लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया। ठीक है, और बोले और क्या करें, डबल गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, एक तो वायसराय और दूसरा बोले एक और पद क्रिएट करेंगे जिसको कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये चमचा है ब्रिटेन की सरकार का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस एक नया पद क्रिएट कर दिया, एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, एक नया पद क्रिएट कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसको 15 मेंबर्स की एक बॉडी दे दी, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल दे दी कि जो तुम्हारी मदद करेगी, जो तुम्हारी मदद करेगी। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, इस बात को समझो। ये ब्रिटेन का एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक सांसद है, साथ में एक कैबिनेट मंत्री भी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कैबिनेट का एक मंत्री भी है। और इसको क्या कहा, भारत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, प्रशासनिक, सैन्य, सिविल, जितने भी हो रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट तुम ब्रिटेन की संसद में और महारानी को सबमिट कराओगे। ठीक है, तुम्हारा काम है ब्रिटेन के अंदर ये सारी चीजें सबमिट कराना के हो क्या रहा है। वायसराय बोला फिर मैं क्या करूंगा, बोले तू करेगा ना, काम तुम करोगे, वो तो रिपोर्ट बना रहा है, और इसकी तुम इसको रिपोर्ट करो, तुम इनको रिपोर्ट करो, तुम सीधा रानी से बात नहीं कर सकते, तुम इनको रिपोर्ट करो। और ये आगे रिपोर्ट करेंगे किसको, ये आगे ब्रिटेन की पार्लियामेंट को और क्राउन को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट करेंगे। अब रानी थोड़ी ना भारत में आके बैठेगी, वो लंदन में बैठी है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा जो पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही बैठा है, वो भी भारत नहीं आ रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा काम ये है कि तुम आओ जाओ, जो करो जो करना है, 15 मेंबर की काउंसिल है और क्राउन को तुम ये सबमिट करोगे। ठीक है, यहां पे वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बना दिए। अब वायसराय ऑफ इंडिया के पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली ही सारी पावर है, सारी पावर इसके पास भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली ही है। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट अब हट चुके हैं। और क्या होता है 1858 में, अब उसको देखते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, प्लीज एक बार बता दीजिए। अच्छा, एक और चीज समझना, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद बनाया है, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद को बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया है। इसको क्या बना दिया, बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, जिसको स्यू भी कर सकते हो एंड बी स्यू भी हो सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, इस बंदे के ऊपर इंग्लैंड में भी केस चल सकता है और भारत में भी केस चल सकता है। और ये भी अगर किसी पे केस करना चाहे तो कर सकता है। जैसे आप देखो यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक लीगल एंटिटी है। जैसे कि आप देखते हो ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ दिस, दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत सरकार पर केस कर रहे हो, भारत सरकार भी आप पर केस कर सकती है। इसका मतलब वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक ऐसा पद बना दिया, ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देगा महारानी को रिपोर्ट प्रदीप। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक ऐसा पद बना दिया जो आप पर केस कर सकता है और आप भी इस पर केस कर सकते हो, यानी इसको बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया। कि जैसे मैंने कर दिया पायल वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रदीप वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कविता वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंजू वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे आज के दिन होता है चंपाकन दोराई राजन वर्सेस दिस स्टेट ऑफ मद्रास, है ना, दिस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ दिस। यानी कि जैसे आप राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर केस कर देते हो, बिल्कुल इसी तरीके से सेक्रेटरी स्टेट को भी एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया है, यानी स्यू एंड बी स्यू, केस करना और केस होने की ताकत इस पद के पास है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने 1858 में की। क्या क्या की 1858 में, ध्यान से देखेंगे कि सुशासन लेके आ रहे हैं, सबको उसके प्रॉपर्टी राइट्स वापस कर दिए, जिसको जो सजा देनी थी दे दवा दी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों हटा दिए। अब नई पोस्ट क्रिएट हो गई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कह दिया, और एक नया पद क्रिएट हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वायसराय ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो रानी को रिपोर्ट करेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दी। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।
समझ गए? अब ये काम तो कर दिया, कर तो दिया मैंने, रिपीट। संतोष एक बार फिर सुन लीजिए। 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबाद के अंदर जो रॉयल कोर्ट लगा, वहां पे ये कह दिया कि कंपनी अब नहीं रहेगी, कंपनी रूल हो गया खत्म, कंपनी को बिल्कुल जड़ से हटा दिया। ठीक है। अब भारतीयों को प्यार से पेश आने के लिए, उनको पागल बनाने के लिए नाम दिया इसका गुड गवर्नेंस एक्ट, कि अब आपके देश के अंदर ब्रिटेन यानी रानी का राज चलेगा, और जैसे इंग्लैंड इतनी तरक्की कर रहा, भारत इतनी तरक्की करेगा। ठीक है। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, अब उस पद की जगह नाम दे दिया वायसराय ऑफ इंडिया, और एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन का सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये पीएम के कैबिनेट का एक मंत्री भी है। ठीक है। और इसके साथ 15 मेंबर्स की बॉडी बना दी, 15 मेंबर्स की बॉडी। उठ गए आप? शैतानी हंसी। 15 मेंबर्स की बॉडी बना दी। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? इसमें आएंगी। ठीक है संतोष, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, तो ले लो आप। लो जी, गुड़िया आ गई थी मेरी क्लास में। तो अब आप ये देखो, अब ब्रिटेन को चिंता हो रही है। ब्रिटेन को चिंता क्या हो रही है कि आज तो जैसे तैसे हमने 1857 के युद्ध को दबा दिया है, जैसे तैसे चीजों को कंट्रोल में कर लिया है, ये कल फिर ना उछल सके, इसके लिए थोड़ी सी अपीजमेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी, इनको भी थोड़ा थोड़ा पुचकारना पड़ेगा, है ना। ये हमेशा कैरेट एंड स्टिक रखते थे, स्टिक पहले मार देते हैं और फिर माय लॉर्ड, इस तरीके से ब्रिटेन वालों का सिस्टम रहा है भारत में हमेशा। तो अब भारतीयों को अपीज करना है, भारतीयों को प्रसन्न करना है। क्या करेंगे ये समझिए। अब रानी क्या कह रही है कि इसके दो तरीके हैं। ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमें इंडियंस को खुश करना पड़ेगा, हमें इंडियंस को खुश करना पड़ेगा। इंडियंस को खुश कैसे करेंगे? इनको कहा कि इनको भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में मेंबर बना दो, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका भी प्रतिनिधित्व दिखाओ। अगर इनको भी इन बॉडीज के अंदर हम बिठाने लगे तो ये वैसे ही खुश हो जाएंगे। इनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। जो ये काउंसिल अपा बना रहे हैं, चाहे नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह बना दो, बैठे रहेंगे, बोलने की ताकत मत दो, बैठे रहेंगे, लेकिन बना दो। ठीक है, लेकिन करवा दो, मतलब बिठा दो इनको एक काउंसिल्स के अंदर, इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर दो। ठीक। तो अब क्या होगा, उन इंडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रतिनिधि, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की थोड़ी सी पावर इनके हाथ में दो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर वाली जो बात है वो भी इनके हाथ में दो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़ी बहुत इनके हाथ में दो, ताकि ये खुश रहे, लेकिन अपने मेजोरिटी ऊपर रखना। ब्रिटेन की जो लोग हैं, मेजोरिटी उन्हीं की रहेगी। एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इनको भी इन्वॉल्व कर दो, ताकि ये आगे बोले ही ना भविष्य में। तो हुआ क्या, 3 कानून बनाए, 1861, 1892 और 1909। आप देखना, यहां पे 6 मेंबर्स में से, जो अभी मैंने आपको बताया ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड किए थे, जिनको आपने मिनी पार्लियामेंट नाम दिया था। उन 6 में से
3 सदस्य भारत के ले लिए। फिर यहां पे उनकी सदस्यता बढ़ा दी जाएगी। अब यहां रिप्रेजेंटेशन 6 की जगह 16 हो जाएगा। 16 मेंबर्स में से कुछ लोग भारत के हो जाएंगे। फिर 16 में से 60 1909 में इनके सदस्यों की संख्या 60 कर दी जाएगी और भारतीयों की सदस्य की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही इनको रखेंगे। ठीक है, नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है? ऐसे पद जो छोटे मोटे हैं, जहां पे इनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है, ये किसी चीज पे डिस्कशन ही नहीं कर सकते, अपनी राय ही नहीं दे सकते। ठीक है, बस इनको बैठा दिया वहां पे। ठीक है, जैसे फ्रेंच की पार्लियामेंट, फ्रेंच के उस हॉल्स के अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग थे, बस उनको बैठा देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से इनके साथ हो रहा है। अब देखो 1861, अब 3 काउंसिल एक्ट बनाए इन्होंने, इसीलिए नाम है काउंसिल एक्ट, क्योंकि अब यहां पे कुछ एक मकसद है। मकसद क्या है? भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बनेगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का बनेगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। अब देखना यहां पे क्या क्या होता है, समझना मेरी बात को। एक तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी गवर्नर जनरल वाली 1853 में, केंद्रीय विधायी परिषद बनाई थी, ये तो केंद्रीय स्तर पर बनाई थी। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। जैसे अपने विधानसभा होती है ना राज्यों के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दी, ताकि मेंबर्स बढ़ाए जा सके। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बना दी। कौन कौन से प्रोविंस के अंदर, कौन कौन से प्रांत के अंदर? बंगाल, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, मद्रास, यहां पे आप देखोगे इनकी लेजिस्लेटिव, पंजाब के अंदर, मद्रास नहीं पंजाब, मद्रास नहीं था, ये पंजाब। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। बंगाल में बना दी 1862 में, यहां बना दी 1886 में, और यहां बना दी 1897 में। यानी जैसे आज के दिन आपकी विधानसभा है, ऐसे ये प्रांतीय विधानसभा बना दी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। एक काम तो 1861 में ये हुआ। दूसरा काम, जो 6 मेंबर्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन 6 में से 3 मेंबर भारतीय ऐड कर लिए, 3 मेंबर्स इंडियन ऐड कर लिए। ये 3 इंडियन कौन कौन थे समझो? ये थे सर दिनकर राव, ठीक है, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला। ये काम कर दिया कि 3 इंडियंस ऐड कर दिए। ठीक है, वेरी गुड कविता, रेखा, बहुत अच्छा बताया आपने। उसके बाद और क्या किया? तीसरे नंबर पे जो वायसराय है, वायसराय, उसको ताकत दे दी, वायसराय को ताकत दे दी कि तुम ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो, तुम ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हो। जैसे आज के दिन राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश इमरजेंसी के वक्त कह दीजिए, या जिस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल नहीं है, जिस समय विधायी परिषद अवेलेबल नहीं है, उस समय जो कानून है वो कौन बनाएगा? वायसराय नोटिफिकेशन से कानून बना सकता है अकेले। जैसे आज के दिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 में। लोकसभा या राज्यसभा जब कोई सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश से उस कानून को बना देते हैं, उस नोटिफिकेशन को बना देते हैं। ऐसे ही वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, ये पावर यहां पे मिल गई। और जिसकी जो सीमा है, ऑर्डिनेंस जो है 6 मंथ्स तक
जिंदा रहेगा, 6 महीने तक उसकी आयु सीमा रहेगी ऑर्डिनेंस की, 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस समाप्त। ठीक है। चौथा, लॉर्ड कैनिंग ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? यहां पे काम को बांटना इंट्रोड्यूस किया था वो 1859 में, और ये लागू कर दिया कब? लागू कर दिया 1861 में, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे मंत्रालय बांटा जाता है ना, ये गृह मंत्री है, ये ये फलाना मंत्री, ये कृषि मंत्री, ये खेल मंत्री, ये मंत्री, काम बांट दिया जाता है कि ये काम आप देखोगे, ये काम आप। ऐसे ही अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छी संसद चलाने के लिए ये काम बांट दिए। ठीक है, ये किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ये काम कर दिया। तो ये सारे काम जो है आप देखोगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट काम यहां पे हुआ। क्या हुआ? 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण चरम सीमा पर पहुंच गया था। जैसे कि आप देखो 1833 में हमने ये देखा, सबसे पहले 1773 में हमने ये देखा था कि जो यहां का बंदा है गवर्नर, और यहां का यानी कि बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है वो किसके सबऑर्डिनेट कर दिया था कि तुम किसको रिपोर्ट करोगे? तुम बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करोगे, तुम इसके अधीन रहोगे। 1833 में आपने ये देखा, इनसे जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की शक्ति, इन दोनों से वो छीन के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी थी। यानी कि इनसे इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी। अब वो लेजिस्लेटिव पावर इनको वापस दे दी गई, यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है, जो 1937-35 तक पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत हो जाता है। विकेंद्रीकरण, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे हुई है डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इनके गवर्नर को इनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी जाती है। लेजिस्लेटिव पावर, इनकी विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, ये वापस दे दी जाती है। ठीक है, वापस दे दी जाती है। अब मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं करवा रही हूं, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। पहले आप इतना कीजिए, ये वाला टॉपिक थोड़ा स्लो रखेंगे, बेशक उसके आगे हम एक दिन में एक यूनिट कर लेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा स्लो रखेंगे। ठीक है, ताकि चीजें मिक्सअप ना हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है, बहुत भड़कीला सा होता है। इसलिए मैं आपको लॉजिक बताती चल रही हूँ कि अब 61 में ही ये मेंबर्स क्यों ऐड हो रहे हैं इंडियंस, क्योंकि भारतीयों को अपीज करना है, प्रसन्न करना है भारतीयों को। ठीक है, तो ये वाली बात थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है जी। कल जो है, मैं आपको बता दूं हर बच्चे को कि कल सैटरडे को, इस हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है वो सारे एमसीक्यू हम लोग कल यूट्यूब पे करेंगे। ये सिस्टम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे एप्लीकेशन पर क्लास रहती है। ठीक है, और सैटरडे को पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसके एमसीक्यूज जो हैं हम यूट्यूब पे करेंगे। पहुंच गए क्या अंजू? चल बधाई हो तुझे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल यूट्यूब पे एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक के। इसके क्या मतलब, जो भी अभी तक किया आप लोगों ने यूट्यूब पे करेंगे एमसीक्यूज। सो बाय बाय।